Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 5th of February 2025. 5 फरवरी 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले फ्रंट पेज की खबरों के साथ। आई होप आप लोग को हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। सबसे पहले फ्रंट पेज की न्यूज आर्टिकल, यूएस सेंड्स बैक 200 इंडियंस ऑन मिलिट्री प्लेन। तब यहाँ पे यूएस ने डिपोर्टेशन की प्रोसेस शुरू कर दी है। डिपोर्टेशन का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति अगर इलीगल माइग्रेंट है, इलीगल माइग्रेंट मतलब अगर वैलिड वीज़ा उसके पास नहीं है, क्योंकि कंट्रीज़ में रहने के लिए वीज़ा चाहिए होता है और अमेरिका में रहने के लिए तो बिल्कुल चाहिए होता है, ऑब्वियस सी बात है ना। कई कंट्रीज़ हालांकि वीज़ा ऑन अराइवल या वीज़ा फ्री भी रहती हैं, जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे वीज़ा की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। जैसे नेपाल है इंडिया के लिए, वहाँ वीज़ा की आवश्यकता नहीं है, तो आप वहाँ पे जाकर रह सकते हैं जितने दिन चाहें। लेकिन अब अमेरिका जैसी कंट्री जहाँ पे बिना वीज़ा के आप नहीं रह सकते। अगर आपने कभी वीज़ा बनवाया किसी कंट्री के लिए तो आपको ये भी पता होगा कि वीज़ा जब बनता है तो वो प्रॉपर आपको जगहें बतानी पड़ती कि कहाँ कहाँ आप कितने दिन रहेंगे, कहाँ रहेंगे, मतलब उन जगहों के अलावा भी आप नहीं रह सकते। ऐसा नहीं कि आप कहीं पे भी पूरे कंट्री का वीज़ा है तो आप घूम रहे हैं वहीं पे, है ना। तो यू हैव टू गेट द प्लेसेस जहाँ पे आपको वीज़ा चाहिए, कहाँ पे आपको रहना है, कि कौन कौन सी जगह आप जाएंगे, एंड ऑल दीज थिंग्स आर मेंशन्ड देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, ठीक है ना। अब क्या था, यहाँ पे बहुत सारे अभी इंडियंस ऐसे हैं, लगभग नंबर जो यूएस की तरफ से आए, लगभग 18,000 इंडियंस ऐसे हैं जो कि बिना वीज़ा के या बिना प्रॉपर वीज़ा के वहाँ पे रह रहे हैं। इसका मतलब कि वो इलीगल माइग्रेंट हो गए, है ना। अब चाहे कुछ भी हो, जैसे हम यहाँ पे कई बार बांग्लादेश से जो लोग आए हैं उनको इलीगल माइग्रेंट बोलते हैं, है ना। तो ये इलीगल माइग्रेंट तो इंडियंस भी हैं फिर वहाँ पे, ठीक है ना। तो वही है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने भी अब ये प्रोसेस शुरू किया है। डोनाल्ड ट्रम्प ने ये ट्रैक डाउन किया है जो भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं, स्पेशली जो मैक्सिको, कनाडा, यहाँ से आने वाले इलीगल माइग्रेंट्स हैं, इंडिया से आने वाले इलीगल माइग्रेंट हैं, एल सल्वाडोर के माइग्रेंट हैं, तो ये सारे लोगों को वहाँ से भगाया जा रहा है। तो वहाँ पे 200 लगभग इंडियंस थे जिनको अभी एक मिलिट्री प्लेन के थ्रू वहाँ से भगाया गया। और यू कैन नॉट रिजेक्ट देम। जैसे इंडियन अगर इंडिया में आ रहे हैं इंडियंस लेकर के, तो इंडिया ड्यूटी बाउंड है टू टेक बैक द इंडियन सिटीजन्स, है ना। इंडिया इज ड्यूटी बाउंड टू टेक बैक द इंडियन सिटीजन्स इफ दे आर फाउंड टू बी स्टेइंग इन फॉरेन कंट्रीज बाय यूजिंग इलीगल मीन्स, ठीक है ना। तो इंडियंस फिर इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे ड्यूटी बाउंड है उनको वापस लेने के लिए, ठीक है ना। तो दिस इज द थिंग विच इज गोइंग ऑन। इमिग्रेंट्स के ऊपर काफ़ी ट्रैक डाउन किया है अमेरिका ने, तो ये एक अच्छी चीज़ है जो कि न्यूज़ में थी, ठीक है। बाकी ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि इमिग्रेंट और एमिग्रेंट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक होता है इमिग्रेंट, इमिग्रेंट जैसे अपन ऐसे लिखते हैं, इमिग्रेंट लिखते हैं, ठीक है ना। एक होता है एमिग्रेंट, इसीलिए एक होता है इमिग्रेशन, एक होता है एमिग्रेशन। तो मैं इसको याद रखना है ना, तो आप कैसे याद रखेंगे, मैं कैसे याद रखता हूँ। जैसे आई से इंडिया है ना अपना, तो इंडिया में अगर कोई लोग बाहर से आए हैं तो उसको इमिग्रेंट बोलते हैं, इमिग्रेशन बोलते हैं ना। जैसे इंडिया में अगर कोई लोग बाहर से आए हैं तो उनको इमिग्रेंट बोलेंगे। अगर इंडियंस कहीं बाहर जा रहे हैं यूरोप में, ई फॉर यूरोप मानता हूँ, अगर इंडियंस कहीं बाहर जा रहे हैं तो उनको एमिग्रेंट बोलते हैं, एमिग्रेंट, है ना, इंडियन एमिग्रेंट हो गए फिर वो। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। विल रिजॉल्व द गवर्नर तमिलनाडु गवर्नमेंट टसल इन स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज द सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, वो रिजॉल्व करेंगे गवर्नर और जो कॉन्स्टिट्यूशनल टसल है विद द गवर्नमेंट उसको वो रिजॉल्व करेंगे। अब ऑब्वियस बात है, टसल क्या है, टसल है आर्टिकल 200 को लेकर के। आर्टिकल 200 जो है दैट इज गवर्नर क्या कर सकता है एक बिल के साथ जब वो बिल उसके पास आता है ना। तो आर्टिकल 200 बोलता है कि गवर्नर क्या क्या चीज़ें कर सकता है व्हेन द बिल इज रिफर्ड टू हिम बाय फॉर असेंट बाय द लेजिस्लेचर। ही मस्ट गिव असेंट और विदहोल्ड असेंट और रिजर्व द विल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। बोला 3 चीज़ें कर सकते हैं, अदर या ही मस्ट गिव द असेंट टू गिव द असेंट और withhold assent और रिजर्व द विल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये 3 चीज़ें कर सकते हैं। अगर असेंट विदहेल्ड की गई है, ठीक है ना, और अगर वो मनी बिल नहीं है, अगर असेंट विदहेल्ड की गई है यानी नहीं दी गई है और वो मनी बिल नहीं है, तो फिर प्रपोज्ड लॉ जो है इट मस्ट बी रिटर्न टू द स्टेट लेजिस्लेचर एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। जैसे ही आपने विदहेल्ड किया, आपको प्रपोज लॉ को वापस भेज देना है स्टेट लेजिस्लेचर को, और उसके बाद लेजिस्लेचर जो रहेगा वो आपके रिकमेंडेशंस के साथ या आपके रिकमेंडेशंस के बिना अगर दोबारा से वो बिल पास करता है तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता बट टू ग्रांट दी असेंट, है ना। यहाँ पर ही कुछ इशू है इस चीज़ को लेकर के, क्या क्या किया गया है।
आई थिंक इस केस में ये हुआ कि बहुत सारे बिल्स ऐसे हैं जो प्रेसिडेंट को रिजर्व कर दिए गए हैं, है ना, फॉर कंसिडरेशन एंड ऑल, है ना, गवर्नर के द्वारा। तो वहाँ पर इशू आ रहा है कि भैया हमने जब दोबारा पास किया तो यू मस्ट गिव असेंट टू द बिल। तो वही चीज़ है जो अभी कंट्रोवर्सी हुई है और इस चीज़ ही को सुप्रीम कोर्ट देखने वाला है। बट जो ऑप्शंस अवेलेबल थे वो मैंने आपको बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते, तीसरी जो न्यूज़ आर्टिकल है वो है आफ्टर इंदौर नाउ भोपाल ऑल्सो बैन्स बेगिंग और गिविंग एल्म्स। मतलब अब आप मदद नहीं कर सकते। जो कई लोग क्या होता था ना कि ये भीख देते थे 10 रुपए की, 5 रुपए की, या जो कई बार देखना होगा आपने कि आजकल इनका नया तरीका सिस्टम चालू हुआ है कि लोग कुछ कुछ चीज़ें बेचते रहते हैं, जैसे पेंसिल या पेन या बड़े बड़े पेन होते हैं वो बेचने शुरू कर देते हैं। तो आप लोग को लगता है कि यार देखो चलो मेहनत कर रहा है, देखो बेचारा कितना मेहनत कर रहा है, तो वो चीज़ में भी कई लोग दे देते हैं और पेन खरीद लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं, एटलीस्ट अभी भोपाल और इंदौर की अगर मैं बात करूँ तो। और इसका रीज़न क्या है? रीज़न है BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163, है ना, 163 ऑफ BNSS। याद रखिएगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 कहती है ये इट इज़ कंप्लीटली प्रोहिबिटिंग टू बेगिंग, मतलब कंप्लीटली प्रोहिबिट बेगिंग। सेक्शन 163 का सबसेक्शन 2 जो है वो प्रोहिबिट करता है भीख मांगने को, एल्म्स देने को, यानी मदद अगर आप किसी को दे रहे हैं इस तरीके से भीख वाली मदद दे रहे हैं, या परचेजिंग एनी आइटम फ्रॉम दी बेगर्स, अगर आप उनसे कोई आइटम खरीद भी रहे हो तो वो भी प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 163 सबसेक्शन 2। ठीक है ना, याद रखिएगा, BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। नीचे अगर आप देखें तो दीज पीपल who are involved in begging are disobeying the government's order in to curb the begging and creating hindrance in traffic management। तो ये जो लोग भीख मांगते हैं, ऑब्वियसली बात है, आपने गाड़ी चलाई हुई तो आपको पता होगा कि कई बार आपको भी डर लगता है कि यार ये नीचे ना आ जाए, दब ना जाए, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसको आप दूसरे एंगल से मत देखिए, आपको इसमें कोई एथिकल एंगल नहीं है, फालतू की चीज़ है, फालतू की चीज़ को बंद होना चाहिए। एंड वही चीज़ गवर्नमेंट ने की भी है, अच्छी बात है। आई एम टोटली विद द गवर्नमेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। तो इसमें सेक्शन 163 सबसेक्शन 2 जरूर याद रखिएगा, बेगिंग वाला, है ना। अगला जो न्यूज़ आर्टिकल है वो देख लेते हैं। यू कैन मूव अहेड विद मी, आप बिल्कुल मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं, जहां पे मैं बोलूंगा वहां देखिएगा। होम मिनिस्ट्री आस्क्स स्टेट टू प्रिवेंट इम्प्रॉपर डिपिक्शन ऑफ द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया। अब सबसे पहली बात तो स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया है क्या? तो लॉयन कैपिटल सारनाथ से जो उठाया गया है वो हमारा स्टेट एम्बलम है, ये आपको पता है। अब यूनियन होम मिनिस्ट्री ने कहा कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मिसयूज कर रहे हैं या फिर इम्प्रॉपरली यूज कर रहे हैं या फिर इम्प्रॉपरली डिपिक्ट कर रहे हैं स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया को। अब क्या होता है, कई बार वो सिर्फ लॉयन कैपिटल का लोगो दिखा देते हैं। तो उनका कहना, होम मिनिस्ट्री का ये कहना है कि भैया आप लॉयन कैपिटल के लोगो का कोई मतलब नहीं है विदाउट सत्यमेव जयते इन द देवनागरी स्क्रिप्ट। अगर आप लॉयन कैपिटल बस दिखा रहे हैं बिना देवनागरी स्क्रिप्ट में सत्यमेव जयते को लिखा हुआ, तो दैट इज ऑफ नो इंपॉर्टेंस, दैट इज ऑफ नो यूज, है ना। तो दैट इज इम्प्रॉपर यूज। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ये इम्प्रॉपर या प्रॉपर यूज होता है ये कहाँ से आता है। तो ये आता है अपेंडिक्स 1 अपेंडिक्स 2 शेड्यूल ऑफ स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट ऑफ 2005। याद रखिएगा, स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 2005 का आया है प्रॉपर। उसी के अंतर्गत ये पता चलता है कि कैसे इसको प्रॉपरली यूज करना है, कैसे इम्प्रॉपरली यूज करना है। ठीक है ना। सत्यमेव जयते जो टर्म है ये कहाँ से लिया गया है, कई बार पूछा भी गया है। तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है, मुंडका उपनिषद। याद रखिएगा, मुंडका उपनिषद से ये टर्म लिया गया है, सत्यमेव जयते ना, ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ, सत्य की हमेशा जय होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लॉयन कैपिटल बताएगा क्या क्या है। धर्मचक्र, लॉयन कैपिटल जो आपका स्टेट एम्बलम है वो है क्या? इट इज लॉयन कैपिटल showing the 3 lions mounted on the abacus with a धर्मा चक्र इन द सेंटर। धर्म चक्र सेंटर में होता है, एक बुल होता है राइट में, एक गैलपिंग हॉर्स होता है लेफ्ट में। बुल होता है राइट में, हॉर्स होता है लेफ्ट में, और इसके बाद नीचे इनके लिखा रहता है मोटो सत्यमेव जयते इन द देवनागरी स्क्रिप्ट। ठीक है ना। तो ये पूरा आपका अपना जो स्टेट एम्बलम है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। Scans of seemingly empty space reveal black holes not far from the earth। अब यहाँ पे एक बहुत ही क्लोज अपने अर्थ से एक ब्लैक होल मिली है, गाया BH3। याद रखिएगा, GAIA BH3 करके एक ब्लैक होल है विच इज़ वेरी क्लोज टू दी अर्थ, है ना। एंड इस तरीके की तीसरी अब ये मिली है ब्लैक होल।
एंड ऑल थ्री वर डिस्कवर्ड बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसीज गाया टेलीस्कोप। तो ऐसे यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक टेलीस्कोप है गाया टेलीस्कोप। 2013 से ये लॉन्च हुआ है, 2013 से मॉनिटर कर रहा है गैलेक्सीज को, और इसी ने ये खोजा है तीसरा ब्लैक होल। ठीक है ना। अब ब्लैक होल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, लेट मी टेल यू, बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्दों में, बहुत ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। ऐसा लगेगा जैसे आपके मतलब छोटा भाई छोटी बहन हो तो आप उनको बता सकते हैं। ब्लैक होल होता क्या है? ब्लैक होल इज अ वेरी स्पेशल प्लेस इन द स्पेस। स्पेस में एक ऐसी जगह है जहाँ पे ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि वहाँ से कुछ भी स्केप नहीं कर सकता, लाइट भी स्केप नहीं कर सकता। अब लाइट भी नहीं निकलेगी ऑब्वियसली, तो ब्लैक दिखेगा, है ना। तो ये बहुत बड़ा वैक्यूम क्लीनर जैसा आप मान सकते हैं, जो कि सब कुछ अपनी तरफ खींच रहा है। बहुत ज़्यादा उसमें ग्रेविटी है, इतनी ज़्यादा ग्रेविटी की सब कुछ खींच ले रहा है, लाइट भी नहीं निकलने दे रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब ब्लैक होल बनते कैसे? तो ब्लैक होल बनते हैं बहुत ही बड़े स्टार के, जब उसका फ्यूल खत्म हो जाता है, जब बहुत बड़े कोई स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है, ना, हाइड्रोजन हीलियम जो उसका बन रहा है वो खत्म हो जाता है, तो वो फिर क्या करता है, कोलैप्स कर जाता है, अपनी खुद की ग्रेविटी में कोलैप्स कर जाता है। अब जब कोलैप्स होगा तो वो अब छोटा होता जाएगा, है ना। बहुत बड़ा स्टार जो था वो कोलैप्स करके छोटा होता जाएगा और डेंस होता जाएगा। जैसे जैसे करीब छोटा होता जाएगा तो डेंस भी तो होता जाएगा, और इसके बाद एक सुपर पावरफुल ग्रेविटेशनल पुल क्रिएट कर देता है वो, जब जितना, क्योंकि सब कुछ कंसंट्रेट हो जाता है सेंटर के पास, है ना, तो बहुत ही पावरफुल वो एक ग्रेविटेशनल पुल क्रिएट करता है। अब इसमें 3 पार्ट होते हैं ब्लैक होल के। एक होता है इवेंट हॉरिजॉन। इवेंट हॉरिजॉन मतलब होता है द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, मतलब अगर आपने इस पॉइंट को क्रॉस कर लिया तो फिर आप हमेशा के लिए ट्रैप हो गए। दूसरा इसमें सिंगुलैरिटी है। सिंगुलैरिटी मतलब जो वो सेंटर होता है जहाँ पे सब कुछ क्रश हो जाता है इनटू अ टीनी पॉइंट। देन एक्रीशन डिस्क होती है। अब क्या होता है, ये जो ब्लैक होल आप जब भी रहेगा ना तो उसमें ग्लोइंग रिंग ऑफ गैस एंड डस्ट स्पिन करेगी उसके अराउंड, ब्लैक होल के अराउंड एक ग्लोइंग रिंग ऑफ गैस एंड डस्ट स्पिन करेगी, उसको एक्रीशन डिस्क बोलते हैं। अब आप क्यों नहीं देख पाते ब्लैक होल्स को? ब्लैक होल्स को आप इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को तभी देख पाते हैं जब लाइट हमारी आंखों में आती है उस ऑब्जेक्ट से निकलने के बाद। तो जब ऑब्जेक्ट लाइट ही नहीं निकाल रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो इनविजिबल हो गया, है ना। लेकिन साइंटिस्ट फिर कैसे पता लगाते हैं? साइंटिस्ट पता लगाते हैं रिसेंटली, जैसे उसके अगल बगल कभी कोई स्टार चक्कर लगा रहा है, फिर उस स्टार को कैसे वो पुल कर रहा है, इसके बेसिस पे उनको लगता है कि यार ये जो खाली स्पेस दिख रहा है ना, खाली है नहीं, यहाँ पे ब्लैक होल होगा, है ना। या फिर कई बार ग्लोइंग एक्रीशनरी डिस्क, जो हमने ऊपर अभी देखी कि एक एक्रीशनरी डिस्क जो उसके चक्कर लगाती है ग्लोइंग, तो उससे ही पता चलता है। ठीक है। अब आपके दिमाग में एक सवाल ये आना चाहिए कि ये कितना बड़ा होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है, कितना बड़ा होना चाहिए स्टार अपने कोलिजन, अपने मतलब जब वो सेंटर में पूरा कोलाइड कर जाता है हाइड्रोजन हीलियम खत्म होने के बाद, तो कितना बड़ा स्टार होना चाहिए ताकि वो ये फॉर्म करे आपका ब्लैक होल। तो मैं बताता हूँ, अलग अलग मास के बेसिस पे अलग अलग चीज़ें बनती हैं। अगर जो फाइनल स्टार बचा है अगर वो 1.4 टाइम्स सन मास से कम है, लेस देन 1.4 टाइम्स द सन्स मास है, तो वो वाइट ड्वार्फ बन जाता है। ठीक है, जैसे हमारा सन जो है वो वाइट ड्वार्फ बन जाएगा, इट विल बी वाइट ड्वार्फ, है ना। तो अगर ये है, और 1.4 टाइम्स ये जो लिमिट बताई थी चंद्रशेखर लिमिट कहलाती है। अगर 1.4 से 2.5 या 3 टाइम्स तक सन मास तक जा रहा है तो वो न्यूट्रॉन स्टार बनता है। 1.4 से 3 गुना तक अगर जा रहा है सन के मास का तो वो न्यूट्रॉन स्टार बनता है, और अगर 3 गुना से ज़्यादा बड़ा बचता है तो फिर ब्लैक होल बचता है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद वो ब्लैक होल बनता है। ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ये ज़रूर याद रखना जो मैंने आपको बताई चीज़ें। सेगिटेरियस ए का नाम आपने सुना होगा ना, वो भी एक ब्लैक होल ही है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप है, एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप। देखो, एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप इज अंडर कंस्ट्रक्शन इन नदर्न चिली। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप कहाँ प्लान किया जा रहा है, तो इट इज बीन प्लान्ड इन चिली, CHILE, जो कि साउथ अमेरिकन कंट्री है ना। एंड इसका जो पहला साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है दैट इज एक्सपेक्टेड बाय द एंड ऑफ 2028, याद रखेगा। एंड इज अ प्रोजेक्ट ऑफ $1.51 बिलियन, यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी इंटर गवर्नमेंटल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा, यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी इंटर गवर्नमेंटल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एंड इज अंडर कंस्ट्रक्शन इन नदर्न चिली। ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी है, इसमें इतने में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो भी पूछा जाएगा। ठीक है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं। व्हाई द टैक्स कट्स आर इन अ वे अ गैम्बल।
अब ऑथर ने कहा कि जिस बार टैक्स की कटिंग की गई है, भैया बोला गया कि हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे 12 लाख तक की इनकम में, 12.75 लाख तक की इनकम में गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ, तो क्यों उसका हो सकता है नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। ऑथर ने कहा दोनों दो धारी तलवार है ये। सबसे पहले अगर हम बात करें तो टैक्स कट बहुत ज़्यादा दिए गए हैं। पहले 7 लाख तक की इनकम में था, अब 7 से 12 को भी टैक्स रिबेट मतलब टैक्स वो एग्जम्पशन मिल गया। अब ये एग्जम्पशन की जो लिमिट बढ़ा दी गई है, दैट कैन प्रूव टू बी बैड ऑल्सो फॉर द इकॉनमी। कैसे? तो ऑथर ने कहा कि भाई 1 लाख करोड़ का आपका टैक्स रेवेन्यू घटेगा, ठीक है, 1 लाख करोड़ तक का टैक्स रेवेन्यू घटेगा। अब ये जो टैक्स रेवेन्यू घटेगा, देखो आपने क्या सोचा, आपने तो ये सोचा कि टैक्स बॉयंसी आप क्रिएट करेंगे तो लोग जो है उसमें ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, सारी चीज़ें होगी। लेकिन ऑथर का ये कहना है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी 1 लाख करोड़ की जो टैक्स बॉयंसी घटी है और लोगों ने क्या किया, कंजम्पशन नहीं किया, तो इकॉनमी तो नहीं बढ़ पाएगी, है ना। क्योंकि आप तो ये मान रहे हैं ना कि आपने टैक्स नहीं लिया तो लोग उसको यूज़ करने लगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी। उनका ये कहना है कि अगर मान लो नहीं किया तो क्या होगा, दैट विल अगेन खर्चा अगर नहीं किया तो लोग फिर लोगों का फिर ऑब्वियसली बात है प्रोडक्शन घट जाएगा फिर, और प्रोडक्शन घटेगा तो फिर आपका टैक्स रेवेन्यू वैसे भी घटा हुआ है। जब रेवेन्यू घटा हुआ है तो आप एक शॉर्टफॉल में चले जाएंगे, एंड शॉर्टफॉल में जब चले जाएंगे तो आपके पास क्या क्रिएट हो जाएगा, फिजिकल डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा। डेफिसिट क्रिएट होगा तो आप फिर बोरोइंग करेंगे, है ना, बोरोइंग करने लगेंगे अपने नॉर्मल खर्चे के लिए, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो ऑथर ने वही कहा है कि ये जो आपने माना है ज़रूरी नहीं कि उससे हमेशा पॉजिटिव रहे, नेगेटिव हो सकता है। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल, वर्ल्ड कैंसर डे। अगले यहाँ पे देखो लिखा BIS के लिए, यानी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट बता देता हूँ मैं क्या होता है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मतलब है इट इज़ अ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि एक बैंक फॉर सेंट्रल बैंक की तरह काम करता है। इट इज़ अ बैंक फॉर द सेंट्रल बैंक्स, ठीक है ना, बैंक फॉर सेंट्रल बैंक्स। 1930 में स्टैब्लिश किया गया था बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट को। हेडक्वार्टर इसका बेसल स्विट्जरलैंड में है। एम इसका है टू फॉस्टर इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। याद रखिएगा, हेडक्वार्टर बेसल स्विट्जरलैंड में है। 1930 में बनाया गया था। इसको बैंक फॉर सेंट्रल बैंक्स कहा जाता है, अलग अलग सेंट्रल बैंक्स का बैंक कहा जाता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसके की फंक्शंस है, प्रमोट्स कोऑपरेशन अमंग सेंट्रल बैंक्स, प्रोवाइड्स बैंकिंग सर्विसेज टू सेंट्रल बैंक्स। ये बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एसेट मैनेजमेंट टू द सेंट्रल बैंक्स। इट कंडक्ट्स इकोनॉमिक रिसर्च एंड पब्लिशेस अ रिपोर्ट ऑन ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एंड इट सेट्स इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन, जैसे कि बेसल अकॉर्ड यही सेट करता है, BIS सेट करता है। बेसल 1, 2, 3 जो सेट हुए हैं वो इसी ने सेट किए, बेसल अकॉर्ड्स एंड ऑल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। बहुत कुछ आपने सीखा होगा अभी तक। आगे और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है, तो कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पे जेवॉन्स पैराडॉक्स के बारे में लिखा है। देखो जेवॉन्स पैराडॉक्स, ये AI के लिए यूज़ किया गया टर्म है जेवॉन्स पैराडॉक्स। इसका मतलब क्या होता है, हालांकि बहुत पुराना टर्म है ये। जेवॉन्स पैराडॉक्स एक कहता है कि अगर आप एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, तो दैट विल लीड टू इंक्रीज इन ओवरऑल एनर्जी कंजम्पशन रादर देन अ डिक्रीज। अब ये देखो पैराडॉक्स ही तो है। पैराडॉक्स क्यों हो जाए, पैराडॉक्स क्या होती है, पैराडॉक्स का मतलब है कोई चीज़ अच्छी होनी चाहिए लेकिन उस चीज़ का वो अच्छी ना हो करके और ख़राब हो जाए, तो ये पैराडॉक्स कहलाता है। तो आपने जब एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाई तो आपका तो एनर्जी कंजम्पशन कम हो जाना चाहिए था, बट वो कम होने की बजाय बढ़ने लगे, तो इसी को पैराडॉक्स बोलते हैं। तो ये प्रपोज किया था विलियम स्टैनली जेवॉन ने 1865 में। विलियम स्टैनली जेवॉन ने 1865 में प्रपोज किया था कोल कंजम्पशन के रिगार्डिंग। इंग्लैंड में उन्होंने कहा था कि अगर एक रिसोर्स है जैसे कोल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, अगर आप इसको और एफिशिएंटली यूज़ करना शुरू कर दोगे ना तो कॉस्ट ऑफ यूजिंग इट डिक्रीज हो जाएगी। अगर आप उसको एफिशिएंटली यूज़ करने लगोगे तो इसकी कॉस्ट ऑफ यूजिंग विल डिक्रीज। जब कॉस्ट ऑफ यूजिंग विल डिक्रीज, लोअर कॉस्ट विल लीड टू हायर डिमांड। ऑब्वियसली बात है, अगेन वहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई लगेगा। तो उनका कहना था कि जैसे ही आप इसको एफिशिएंटली यूज़ करोगे तो कॉस्ट ऑफ यूजिंग इट विल डिक्रीज एंड इट विल बी लोअर कॉस्ट विल लीड टू हायर डिमांड विल लीड टू इंक्रीज कंजम्पशन। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने जो एफिशिएंसी में गेन किया वो ऑफसेट हो जाएगा, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और उसका और ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ जाएगा, ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग द कंजम्पशन। तो ये जेवॉन्स पैराडॉक्स कहलाता है। I hope you got clarity regarding that as well.
ट्रेजरी बिल का भी नाम आया था, तो मैं ट्रेजरी बिल के बारे में बता देता हूँ। ट्रेजरी बिल क्या होता है? शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि गवर्नमेंट इशू करता है टू रेज द फंड्स। सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है टू रेज द फंड। जीरो कूपन सिक्योरिटीज होती हैं। जीरो कूपन सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, ये डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलते हैं। अब डिस्काउंटेड प्राइस पे ट्रेजरी बिल के मिलने का मतलब क्या हुआ? ये मान लो गवर्नमेंट को 100 रुपए की ट्रेजरी बिल इशू किया गवर्नमेंट ने, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 100 रुपए का ट्रेजरी बिल दिया आरबीआई को कि भाई ये आरबीआई हमारा बिकवा दो। अब आरबीआई क्या करेगा? वो ट्रेजरी बिल इशू करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई ही इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना, याद याद रखिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कर रहा है इसका मतलब है कि आरबीआई इशू कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है मान लो तो आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ वो 100 रुपए का निकाल, लेकिन वो 100 रुपए का नहीं देगा आपको। आप जब खरीदने जाओगे तो आपको 90 रुपए का देगा, और बाकी की जब आप उसको बेचने जाओगे तो वो 100 रुपए में पूरे आपको दे देगा। तो इसका मतलब क्या होता है? इसमें कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिला, आपको बस वो डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल गया, है ना, इसकी इसीलिए इसको डिस्काउंटेड प्राइस वाला बोलते हैं। इसकी मैच्योरिटी के अलग अलग दिन होते हैं, 91 डेज की, 182 डेज की, 364 डेज की मैच्योरिटी का पीरियड होता है। इंटरेस्ट पेमेंट इसमें कोई नहीं होता है, जैसा मैंने आपको बताया, डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलता है, या फिर रिडीम कर सकते हो आप उसको डिस्काउंटेड प्राइस में। हाईली सिक्योर माना जाता है, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट इज इट फॉर द डे। प्लीज कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।